हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। और मेरा नाम है सचिन पाटिल। आज हम डिस्कशन करेंगे ट्यूसडे न्यूज़पेपर 26 अक्टूबर 2021 के पेपर के बारे में। क्या है आज का हमारा इम्पोर्टेंट पेपर, क्या बोलता है, इसके बारे में हम देख लेते हैं एक एक करके। आज के फ्रंट पेज में देखने को यहाँ पे मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैनल टू द फिक्स मैक्सिमम वाटर लेवल एट द मुल्ला पेरियार डैम। देख देख सकते हैं यहाँ पे अभी काफ़ी दिनों से ये चर्चा में भी था। इडुक्की वाले रीजन के अंदर, कोट्टायम वाले रीजन के अंदर काफ़ी हैवी रेन हमें देखने को मिला है ना। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलर्ट भी जारी किया गया। उसके बाद में एक डैम जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, अपने वाटर डिस्प्यूट के लिए ये जाना जाता है डैम, जिसको मुल्ला पेरियार डैम के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में ये डैम केरला के अंदर है, केरला टेरिटरी के अंदर है, लेकिन इसके जो राइट्स हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में तमिलनाडु को दे दिए गए थे। तो इस चीज को लेकर के कि भाई कि इस पानी का इस्तेमाल कितना और किस लेवल तक किया जाएगा, ये सारे राइट जो हैं वो तमिलनाडु के पास में हैं। अच्छा, और इसमें स्टोर करने वाली बात भी है कि कितने फीट तक पानी को स्टोर किया जाएगा। देन फिर उसके बाद में एक टाइम पीरियड के बाद में या एक लेवल के बाद में गेट ओपन किए जाएंगे। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की जा रही है ना। ये क्या है, इसके इसके बारे में हम देखेंगे आने आने वाली पीपीटीज में। क्लियर। अगला आर्टिकल हम देख लेते हैं क्या कहता है आज का हमारा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे फिर से इस आर्टिकल को कवर अप किया गया है, क्योंकि यहाँ पे पंजाब सरकार ने अपना ऑब्जेक्शन उठाया है किस चीज को लेकर के। अभी आप लोगों ने देखा होगा थोड़े दिन पहले होम मिनिस्ट्री के द्वारा बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो राइट्स हैं या उनके जो अधिकार क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था, यानी उनको और पावर दे दी गई। कौन वाले, किस रीजन के अंदर? तो इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइंस हैं उसके पास में वो सीज कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, है ना। वहां पे पेट्रोलिंग का जो पावर है वो बीएसएफ के पास में और बढ़ा दिया गया है, जो कि 15 किलोमीटर का हुआ करता था, जिसको बढ़ा करके होम मिनिस्ट्री के द्वारा 50 किलोमीटर के दायरा कर दिया गया। इस चीज को लेकर के पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो है चरणजीत सिंह चन्नी, इन्होंने कहा कि भाई कि ये चीज तो हम भी कर सकते थे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टेट के अंदर का भी मामला है, स्टेट में के सब्जेक्ट के अंदर भी आता है। उनकी पावर को बढ़ाना, कम ज्यादा करने का किसको राइट्स दिए जा सकते हैं। तो इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया गया है ना। और इन्होंने कहा है कि भाई इस चीज को लेकर के हम प्रधानमंत्री जी से भी मिलेंगे, उनको ये सारी बातें कहेंगे, है ना। सॉरी, ये तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं रजनीकांत और उनके यहाँ पे दामाद दिख रहे हैं धनुष। और ये क्यों दिख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए कि कल के दिन एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है, जो कि थी नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो सेरेमनी थी। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी की ये पिक्चर है, जिसमें यहाँ पे कवर अप किया गया है कि रजनीकांत को बेस्ट एक्टर या लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए फिल्म सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा जो अवार्ड है, जिसको हम दादा साहेब फाल्के अवार्ड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे रजनीकांत को मिला है। इसके बारे में हम जानेंगे और बाकी के अवार्ड्स के बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि बहुत फिल्म सिटीज में दिया जाने वाला, फिल्म सिनेमा में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है। क्लियर। और इसके अलावा नेशनल फिल्म अवार्ड की भी लिस्ट को हम देखेंगे, क्योंकि पूरे देश भर की जितनी भी मूवियाँ होती हैं उसमें बेस्ट मूवीज को, बेस्ट लिरिक्स को, बेस्ट एक्टर को इस चीज के लिए नॉमिनेट किया जाता है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा इस सेरेमनी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। देख सकते हैं आप पिक्चर में कि वाइस प्रेसिडेंट जो एम वेंकैया नायडू थे, इन्होंने ये सारे अवार्ड्स जो हैं, मेडल्स हैं, ये लोगों को दिए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट? एक मिनट। देख सकते हैं
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा कि डिफेंस एक्सपोर्ट जो है ये पिछले 5 साल के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हुए देखा गया है। स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर के बात की जा रही है कि 334% यानी 334% के आसपास हमें हाइक देखने को मिला है, खास करके डिफेंस इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है ना। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि भाई कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, डिफेंस सेक्टर्स की तरफ हमने ये फोकस कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत आत्मनिर्भरता को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है और डिफेंस के अंदर भी आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ डिपेंडेंस बनने की बात की जा रही है। और हम ज्यादा से ज्यादा अपने वेपन्स जो हैं, आर्म्स जो हैं सप्लाई कर रहे हैं अपने नेबर कंट्रीज को। लगभग अभी तक 75 कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट देखने को मिला है। एक्सपोर्ट में ये हमें उछाल भी देखने को मिला है कि कितना परसेंट से हम ग्रो कर रहे हैं भाई। तो ये सारी रिपोर्ट हमें सिप्री के अकॉर्डिंग पता चलती हैं। मैंने सिप्री के बारे में आप लोगों को बताया था, तो चलिए कमेंट बॉक्स में अब आपको आंसर करना है सिप्री क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ है, कौन है इसके डायरेक्टर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये चीजें आप लोगों को बताना है। इसके अलावा राजनाथ सिंह जी ने एक और चीज कही है कि भाई कि हमारा जो अगला डिफेंस एक्सपो है, एग्जीबिशन जो लगेगा, डिफेंस एक्सपो के बारे में यहाँ पे बात की गई है। डेफ एक्सपो 2020 के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 2022 में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा गांधीनगर में। तो यहाँ पे कहा गया है कि भाई आने वाले 2024 तक हमें इसको लगभग काफी बड़े लेवल पे हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के जाना है। यानी लगभग बात की गई है $5 बिलियन के आसपास में हमारे डिफेंस एक्सपेंस को डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के जाना है। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या कहता है भाई हमारा अगला आर्टिकल, वर्ल्ड सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने म्यांमार के बारे में सुना था कि म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा म्यांमार के अंदर कू कर दिया गया है, मिलिट्री कू कर दिया गया है वहां की जनता के द्वारा। जनता यानी वहां की मिलिट्री के द्वारा। लेकिन उसी के बाद अब दूसरा वो देश हमें यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है, कौन सा, तो सूडान आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सूडान की मिलिट्री के द्वारा, है ना, सीज पावर कर दिया गया है। यानी वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हमदोक थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया है वहां की मिलिट्री के द्वारा। और वहां पर पूरे तरीके से मिलिट्री कू देखने को हमें मिल रहा है। साथ में काफी सारे लोग बाग सड़कों पर भी उतरे और उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पावर को दिखाते हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट करना भी शुरू किया। लेकिन इसका कोई असर देखने को उनकी मिलिट्री के ऊपर नहीं मिला और पता चला कि काफी लोगों की यहाँ पे प्रोटेस्ट के अंदर जाने भी गई हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। सूडान के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि सूडान कहाँ पर आता है, सूडान कौन सी कंट्री है, कौन से नंबर पे आती है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ कि ईरान एक मीटिंग होस्ट कर रहा है भाई अफगानिस्तान मैटर को लेकर के। वहां पे पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की बात यहाँ पे ईरान के द्वारा की जा रही है, जिसमें बहुत सारे देश क्या करने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। बहुत सारे देश यहाँ पे मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, खास करके फॉरेन मिनिस्टर कुछ देशों के यहाँ पे बैठ करके मीटिंग करने वाले हैं, जिनमें से नाम है चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया जैसे देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे मीटिंग करने जा रहे हैं। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंडिया को क्यों इनवाइट नहीं किया गया है, इंडिया को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। तो आप लोगों को अभी याद आ रहा होगा कि 2-3 दिन पहले ही एक नया क्वाड ग्रुप आप लोगों को देखने को मिला है ना। क्वाड आप लोग को याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? नए क्वाड की बात कर रहा हूं भाई मैं, न्यूली क्वाड जो बनाया गया है उसकी बात कर रहा हूं, जिसमें इजराइल, है ना, इंडिया, यूएई एंड यूएसए आपको देखने को मिलेगा। तो ये 4 देशों का जो नया क्वाड्रिलेटरल डायलॉग हमें देखने को मिल रहा है, इससे नाराज है कहीं ना कहीं हद तक ईरान, और ईरान ने इसी वजह से इंडिया को इनवाइट नहीं किया गया है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि
रिसेंटली अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे एस जयशंकर जी, वो मॉस्को मीटिंग के अंदर गए थे लगभग, जहां पे 8-10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, और वहां पे एक चीज के बारे में ये बताया गया कि वर्चुअली तरीके से तालिबान के स्पोक्स पर्सनों के साथ में यहाँ पे क्या हुई है, बातें हुई हैं, और उसमें इंडिया ने भी अब ये कहा है कि भाई हम कुछ ऐड प्रोवाइड करेंगे, है ना, वहां के हालातों को देखते हुए वहां पे फूड ग्रेन्स हम प्रोवाइड करेंगे, वीट हम प्रोवाइड करेंगे, एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड करेंगे, भाई ये इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की गई है ना। तो ईरान अभी कुछ देशों के साथ में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने यहाँ पे जा रही है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर काबुल जो सिचुएशन है उसको लेकर के यहाँ पे बातों को रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है भाई। चलिए, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है कि ईरान और जो P51 है ये क्यों जाना जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। मैं काफी अच्छे तरीके से डिटेल दे चुका हूं इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। ईरान प्लस P5+1 के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, क्या है इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या बोलता है। तो अब आता है हमारा एडिटोरियल सेक्शन। क्या कहता है एडिटोरियल सेक्शन, तो यहाँ पे मैं काफ़ी बार जिक्र कर चुका हूँ, पिछले 2 दिन से ये मुद्दा चल रहा था, इसको आज के एडिटोरियल पेज में कवर किया गया है। फिर से वही चीज़ें बताई गई हैं। अमित शाह अभी 2-3 दिन की यहाँ पे विजिट पर गए हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, और काफ़ी सारा इनोग्रेशन यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, मेडिकल कॉलेज की रखी गई है, आईआईटी जम्मू की बात की गई है ना। और ये इनकी पहली विजिट थी किसके बाद, आर्टिकल 370 एंड 35A के खत्म होने के बाद में, इसके बाद में ये इनकी पहली विजिट थी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर में जाकर के उन्होंने हालातों को जाना है कि किस तरीके की कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अमित शाह का ये कहना है कि भाई कि जिस तरीके के हालात पहले की लोगों के द्वारा, पहले की जो पार्टियां थी उनके द्वारा जिस तरीके से बनाए गए थे, वो हालात अब नहीं देखने को मिलेंगे। हालात काफी सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं, है ना। इसके बारे में यहाँ पे बातें बताई गई। क्लियर? कब हुआ था ये सारी चीजें, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं काफी बार। 31 अक्टूबर 2019 में स्पेशल स्टेटस का जो कॉन्सेप्ट था जम्मू कश्मीर का 373-35A के तहत, ये सारी चीजों को अबॉलिश करके इसको यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया। 20 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में जम्मू एंड कश्मीर आता है, एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में लद्दाख हमें देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्या बोलता है हमारा अगला आर्टिकल, यहाँ पे फार्म बिल को लेकर के बात की जा रही है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही थी, राइट टू मूवमेंट को लेकर के यहाँ पे बात हो रही थी, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन फार्मर्स को ये कहा था कि भाई आपका प्रोटेस्ट करना लाजमी है, या आप अपने फ्रीडम और एक्सप्रेशन की आपको आज़ादी है ना, उस चीज़ को लेकर के, लेकिन आप रोड जैम नहीं करेंगे, ट्रैफिक जैम नहीं करेंगे, रोड ब्लॉक नहीं करेंगे। इसके लिए आप मैदान जाइए और अपनी बातों को रखिए। वहां से आप सरकार के खिलाफ अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन इसका ये तरीका नहीं है कि आप रोड जैम करेंगे, ट्रैफिक जैम करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको सलाह दी कि भाई कि आप ऐसी चीजों को लेकर के प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में कहा गया, लेकिन यहाँ पे इसके अपोजिट एक और चीज, राइट टू मूवमेंट का भी अधिकार है भाई लोगों को। मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं, आज़ादी है। आर्टिकल 19 के तहत कुछ आपको आज़ादी दी गई है, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जब आप अपनी बातों को रखने के लिए अपनी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो वहीं दूसरा पक्ष, मतलब आपके रोड जैम करने से या रोड ब्लॉक करने से जो दूसरे लोग बाग परेशान होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी अधिकार है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। और आपने देखा होगा 2019 का जो शाहीन बाग वाला जो मैटर था, उसमें कितनी दिक्कतें दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिली थी उस लंबे प्रोटेस्ट के दौरान। तो उसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फिर उन लोगों के द्वारा, यानी फार्मर्स के प्रोटेस्ट के वजह से दिल्ली के काफी लोग सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल करने गए, और उन्होंने कहा कि साहब इस तरीके से प्रोटेस्ट से तो हम परेशान हो गए हैं, है ना। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे पूरे आर्टिकल को कवर अप किया गया है। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। फार्म बिल की बात करें तो फार्म बिल जो अब सरकार लेकर के आई थी,
2020 में अब वो फार्म एक्ट बन गए हैं, लेकिन अभी किसी भी तरीके से ये लागू भारत के अंदर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि भाई कि उन बातों से प्रोटेस्ट करने का क्या मतलब जिन्होंने जिसको सरकार ने अभी देश के अंदर लागू ही नहीं किया है, तो उनके लिए फालतू अभी से इतना प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है, जब लागू होगा तब प्रोटेस्ट करना बनता है ना। तो यहाँ पे किसानों ने जवाब दिया कि साहब पूरे फसाद की जड़ ही वही है कि यदि सरकार ये अश्योर कर दे कि हम हमारे फार्म बिल को वापस ले रहे हैं, तो ये प्रोटेस्ट तो उसी दिन से उसी टाइम से ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है एडिटोरियल सेक्शन में। आगे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑथर दीपा जो सिन्हा है, इन्होंने यहाँ पे बात की है हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी आपको पता है जिसको रिलीज किया गया था, और इंडिया की रैंक कुछ लगभग 101 रैंक आई है आउट ऑफ 116 नेशंस के अंदर। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि इस रिपोर्ट को किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है ज्वाइंटली तरीके से, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट को बेस बनाया गया है उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो कि रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, किससे, एफएओ की, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को अपना बेस बना करके ये रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। और 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक 101 रैंक बताई गई है आउट ऑफ 116 नेशन में। सबसे अच्छा नेशन जिसमें हमें बहुत कम यानी फर्स्ट टू 5 जो डेटा है, स्कोर है, उसके अंदर हमें देखने को मिला है, तो वो है बेलारूस, है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बेलारूस कंट्री जो है इसमें टॉप पे है। इसके अलावा सबसे लास्ट कंट्री जो है 116 नंबर पर, यहाँ पे सोमालिया के बारे में बताया गया है ना। सोमालिया इज द लास्ट नेशन इन द रैंक टोटल 116 नेशंस लिस्ट। इंडिया की रैंक है 101। अब यहाँ पे ऑथर क्या लिख रही हैं, ऑथर का ये कहना है कि सरकार जो कह रही है कि कहीं ना कहीं ये अनसाइंटिफिक तरीके का डेटा है जिसको इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा पब्लिश किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट को बेस बनाया है किसके द्वारा, एफएओ की रिपोर्ट के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं एक अनसाइंटिफिक रिपोर्ट है। लेकिन यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि भाई कि आप चैलेंज जरूर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर जो हालात हैं वो बिल्कुल डेटा के अकॉर्डिंग ही हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऑथर ये लिख रही है कि भाई जो रैंक आई है ना 101 रैंक आउट ऑफ 116, तो उसमें इंडिया के जो डेटा जो हमें कैलकुलेशन में या आंकड़ों में दिख रहा है वो कहीं ना कहीं क्या है, ट्रू है। इन्हें हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई, और हालातों को सुधारने की जरूरत है। इसके बारे में यहाँ पे ऑथर ने लिखा है, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने उन इंस्टीट्यूशन को चैलेंज किया है कि भाई आप ग्राउंड रियलिटी आकर के देखिए और पूरे रिपोर्ट को बारीकी से ऑब्जर्व करिए इंडिया के अंदर, तब जाकर के आपको सारी चीजें पता चलेंगी, है ना। इसमें 27 पॉइंट लगभग 3% के आसपास में बताया गया है कि इंडिया के अंदर पावर्टी है, जो कि हमने पहले से काफी कम कर ली है, लेकिन अब आगे आने वाले जो डेटा है उसमें भी हम इसको सुधार कर लेंगे, ऐसा कहा गया है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे ऑथर ने लिखा है कि भाई कि जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सच हैं, सत्य हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है एडिटोरियल पेज में। एक और यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फिर से एक एडिटोरियल पेज को फिर पाक स्टेट वाला डिस्प्यूट जो है इसको कवर अप किया गया है। आपने यहाँ पे मेंशन किया है कि अभी तक काफी लोगों की यानी काफी फिशरमैन की जो है जान जा चुकी है इस डिस्प्यूट पे। यानी हम बात कर रहे हैं किसकी, जिसको कवर अप किया गया है, पाक स्ट्रेट। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, व्हाट इज पाक स्ट्रेट या क्या है ये। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको हम पाक स्ट्रेट कहते हैं भाई, है ना। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। पाक स्ट्रेट क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच की बॉर्डर लाइन, जो कि बॉर्डर लाइन जो पानी के अंदर है ना, वाटर स्ट्रेट जिसके तहत हम बोलते हैं, हिंदी में पाक जल डमरू भी कहते हैं। और ये बे ऑफ मन्नार में हमें देखने को मिलता है, या गल्फ ऑफ मन्नार के अंदर हमें देखने को मिलता है, तमिलनाडु वाले रीजन की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि काफी सारे जो तमिलियन जो
फिशरमैन है वो कई बार क्या होता है कि इस पाक स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए दूसरी कंट्री की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर एंटर कर जाते हैं। EEZ मैंने काफी बार आपको बकायदा मैप में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है या इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन क्या होती है कि ये मैंने आपको बताया था कि 200 नॉटिकल माइल्स तक जब आप जाते हैं तो उस देश का क्या क्या होता है, वो पानी के अंदर 200 नॉटिकल माइल्स तक उस कंट्री का अधिकार होता है। लेकिन जब आप इस 200 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करते हुए आप दूसरी टेरिटरी के अंदर या दूसरी इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री के अंदर एंटर करते हैं तो फिर गवर्नमेंट उस पर आपके ऊपर एक्शन ले सकती है। 200 नॉटिकल माइल्स मैंने आपको बताया है ये होता है उस देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर लाइन बोलते हैं, IMBL कहते हैं। और हमें यही चीज पाक स्ट्रेंट या पाक बे के अंदर हमें देखने को मिला है, बे ऑफ मन्नार वाले रीजन के अंदर। तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। क्लियर? चले अब एक और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। अभी हाल ही में श्रीलंका के अंदर फूड इमरजेंसी अनाउंस की गई है। ये फूड इमरजेंसी वहां के राष्ट्रपति के द्वारा अनाउंस की गई है। तो अब आपको वहां के राष्ट्रपति का नाम बताना है भाई। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द श्रीलंका? तो आपको आंसर करना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पेज की तरफ। क्या बोलता है हमारा पेज? अब हम आते हैं हमारी पीपीडीज की तरफ, है ना। इसको जरा मैं थोड़ा सा अरेंज कर दूं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये है भाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि भाई कि आप आपस में इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ये वाटर डिस्प्यूट या ये डैम का जो डिस्प्यूट है इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे किस डैम को लेकर के बात की गई है? तो मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के इशू चल रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए तो मुल्ला पेरियार डैम कहाँ है? तो ये अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर है केरला के अंदर है। केरला की टेरिटरी के अंदर ये मुल्ला पेरियार डैम आता है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुल्ला पेरियार डैम है। और इसके जो राइट्स हैं, इसके जो लीजिंग राइट हैं वो किसके पास में है? तो उसके पड़ोसी स्टेट के पास में, यानी तमिलनाडु के पास में इसके सारे राइट्स हैं। और ये कब चले गए थे? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ये राइट्स तमिलनाडु को दिए गए थे, जिसको लेकर के ही ये डिस्प्यूट है इन दो देशों के बीच में। क्लियर? यहाँ पे बात करें, मुल्ला पेरियार डैम जो है 123 ईयर्स ओल्ड डैम है। यहाँ पे आपको उसकी जानकारी दी गई है, अच्छे से देख सकते हैं। लोकेटेड ऑफ दी ऑन दी कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मुल्लार जो रिवर है और पेरियार रिवर पे, इन दोनों रिवर पर इसको बनाया गया है, इसलिए इसको मुल्ला पेरियार डैम कहा जाता है। क्लियर? कहां पर इसको बनाया गया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला के अंदर इसको बनाया गया है। इसकी हाइट की बात करें तो 53.66 मीटर इसकी हाइट है और लेंथ की बात करें तो 365.85 मीटर इसकी लेंथ है। क्लियर? ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फॉर द मीटिंग ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड द इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द 5 ऑफ इट्स सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स। मतलब इनको लेकर के ये सारे राइट्स जो हैं वो तमिलनाडु के पास में है। अकॉर्डिंग टू द 999 ईयर्स लीज एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ये एग्रीमेंट हुआ था, जिसके सारे राइट्स जो हैं हैंड ओवर कर दिए गए थे तमिलनाडु की गवर्नमेंट के पास में। इसलिए हमें ये सारे राइट्स को, ये सारे प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे फॉलो करना होता है। क्लियर? पेरियार रिवर की बात करें तो पेरियार रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द स्टेट ऑफ केरला। ये इसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। लेंथ है 244 किलोमीटर। क्लियर? और एक और चीज, पेरियार रिवर को केरला की लाइफलाइन रिवर कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्लियर? कौन से वाले पार्ट में आपको देखने को मिलेगा? तो वेस्टर्न घाट में आपको ये फ्लो होते हुए शिवगिरी हिल्स में आपको ये देखने को मिलेगी। इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है? तो शिवगिरी हिल्स में, केरला, वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलेगा। पेरियार नेशनल पार्क भी आपको इसी के
पास में देखने को मिलेगा। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं, है ना। मुत्रियापुजा, मुल्ल्यार इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, चेरुथोनी और पेरी नांजकुट्टी इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। तो इनको आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका ओरिजिन याद रखना है, कहाँ से निकलती है और इसे किस नाम से जाना जाता है और इस पर कौन सा डैम बिल्ट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चले आगे बात करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। फिर वही बात, और इसके बारे में हम काफ़ी बार चर्चाएं कर चुके हैं। क्या हुआ था कि कुछ टाइम पहले, यानी आज से 4-5 दिन पहले की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स हैं या इंटरनल अफेयर्स मिनिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, जिन जो मिनिस्टर हैं अमित शाह ने बीएसएफ के जो राइट्स हैं, बीएसएफ की पावर को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड यानी जो कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वहां पर इनके सीजिंग जो एरियाज हैं या वहां पे पेट्रोलिंग कर सकते हैं या किसी को अरेस्ट करने का जो अधिकार है वो लगभग कुछ 15 किलोमीटर तक का था, जिसको बढ़ाकर के होम मिनिस्ट्री ने 50 किलोमीटर तक कर दिया। और वो भी कौन से वाले रीजन में, तो आपने सुना होगा पंजाब वाला रीजन, असम वाला रीजन और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो उसी चीज के ऑब्जेक्शन में यहाँ पे चरणजीत सिंह चन्नी ने ये कहा है कि भाई ये कहीं ना कहीं हमारे स्टेट का भी तो मामला है ना। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 तरीके की सब्जेक्ट लिस्ट पढ़ रखी होगी, है ना, जिसमें आपने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट देखी है। तो वहां पे सिक्योरिटीज को लेकर के ये कहा गया है कि ये कहीं ना कहीं स्टेट का भी मामला है, स्टेट भी तो ये सारे डिसीजन ले सकती है अपने लेवल पे, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के यहाँ पे चन्नी ने कहा है भाई कि हम इसको लेकर के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और हम इसको लेकर के बात प्रधानमंत्री जी से भी करेंगे भाई। तो क्या है बीएसएफ? बीएसएफ एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भाई। आपने सीएपीएफ का नाम सुना होगा, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए ये कब फॉर्म हुई थी। तो 1 दिसंबर 1965 हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। पेरेंट एजेंसी की बात करें तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करती है। अमित शाह राइट नाउ इसके हेड हैं एंड पंकज कुमार सिंह राइट नाउ इसके डायरेक्टर जनरल हैं। क्लियर? तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर फोकस करनी है। बात करें, इट इज वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्स के अंदर ये आती है ना, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा असम राइफल आता है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आती है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, सशस्त्र सीमा बल आते हैं। उसी तरीके से ये एक आर्म पुलिस फोर्स है जिसको हम बीएसएफ कहते हैं। लगभग 2.65 लाख के आसपास फोर्स डिप्लॉयड है। कहाँ पर? पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पर, है ना। और ये एक अपने आप में बहुत जानी मानी फोर्स है जिसके अपने खुद के क्या हैं यहाँ पे, इनके पास में टैंक्स हैं, ठीक है, इनके पास अपने खुद के चॉपर्स हैं, है ना। ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ इन द एयर विंग, मरीन विंग, इसके बाद में आर्टिलरी गन है इनके पास में, है ना। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं भाई। रजनीकांत को 51 नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। दादा साहेब फाल्के कौन थे, तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कौन से नंबर का सेरेमनी था जिसमें ये अवार्ड दिया गया है, तो कल के दिन नेशनल फिल्म जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नेशनल फिल्म सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई थी, या नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी इसको किया गया था 2021 का, जो कि था 67th नंबर की ये सेरेमनी थी, जिसमें 51st नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन के लिए इंडियन फिल्म सिनेमा में काम करने के लिए किसी सेलिब्रिटी को दिया जाता है। और 51st नंबर का 2019 का ये जो प्राइज है 2021 के अंदर रजनीकांत को दिया गया है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में हम बात कर लेते हैं। तमिलनाडु के जाने माने एक्टर, तमिलियन एक्टर रजनीकांत को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी,
है ना। इंडियन फिल्म सिनेमा के पहले डायरेक्टर जिनका नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के, इनका ओरिजिनल नाम आपको पता होना चाहिए, धुंधीराज गोविंद फाल्के इनका रियल नेम था, है ना। और इनको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जाना जाता है पहले डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, दादा साहब फाल्के क्रिएटेड एज एन द फादर ऑफ द इंडियन सिनेमा एंड मेड द इंडियाज फर्स्ट फुल लेंथ फीचर मूवी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। 1913 में इन्होंने भारत के लिए फुल लेंथ मूवी बनाई थी, जो कि लगभग 3700 मीटर की लंबी एक रील थी जिसको पर्दे पर प्ले किया गया था, जिसमें म्यूजिक नहीं था, इसको साइड से एक्सप्लेन किया जाता था, है ना। और इंडियन फिल्म सिनेमा की पहली मूवी, और इसी के बाद से लोगों ने जाना कि भारत भी मूवी बनाने वाला देश है। आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा मूवीज पूरे साल भर में यदि कोई बनाता है तो वो इंडिया, लगभग 1200 से 1500 मूवीज पूरे साल भर में इंडिया बनाता है। इसके बाद में हम बात करें, दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत 1969 में की गई थी एंड देविका रानी को 1969 में पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। रिसेंटली किसको मिला है, तो रजनीकांत को दिया गया है। इसमें प्राइज मनी कितनी होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 10 लाख रुपए इसमें प्राइज मनी दी जाती है ना। स्वर्ण कमल गोल्डन लोटस इसमें एक जो शील्ड है वो दी जाती है, और अभी तक 51 लोगों को मिल चुका है, 51 लोगों को मिल चुका है। क्लियर। लास्ट जो दादा साहेब फाल्के यानी 50th नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था, तो अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड दिया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ कैटेगरीज रखी हैं। 67th नंबर का नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी जारी की गई है ना, कल के दिन में। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करें तो छिछोरे मूवी को बेस्ट हिंदी मूवी दी गई है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो दो लोगों को ज्वाइंटली तरीके से बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। साउथ के एक्टर यानी तमिलियन एक्टर धनुष को असुरन के लिए दिया गया है, एंड साथ में मनोज वाजपेयी को भोसले मूवी हिंदी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो कंगना राणावत को मिला है पंगा एंड मणिकर्णिका मूवी के लिए, द क्वीन ऑफ झांसी के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया है। इसके बाद में अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है भाई। बेस्ट तेलुगु फिल्म के लिए जर्सी को मिला है, बेस्ट मलयालम फिल्म के लिए काला नट्टन को मिला है, इसके बाद में बेस्ट तमिल मूवी के लिए असुरन को मिला है, बेस्ट मराठी मूवी के लिए बाडदो को मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी को मिला है, ठीक है, द ताशकंद फाइल के लिए, जो कि हिंदी मूवी है ना। और ताशकंद याद आ रहा है, ताशकंद एग्रीमेंट, ये ताशकंद फाइल मूवी वही है भाई जी, ये सस्पेंस क्रिएट करती है लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ को लेकर के, ये वही ताशकंद है ना, जिसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। 1966 पर बेस्ड ये मूवी है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिया और पाकिस्तान का जब 1964 में वॉर हुआ था, 65 में, तो उस वॉर को लेकर के ताशकंद यानी उज़्बेकिस्तान की कैपिटल, उज़्बेकिस्तान की कैपिटल में एक पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री सेकेंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड अयूब खान जो कि पाकिस्तान की तरफ से वहां पे पीस एग्रीमेंट को साइन करने पहुंचे थे। और वहीं पे ही अचानक भारत के एकमात्र ऐसे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद के अंदर डेथ हो जाती है। तो ये सब सस्पेंस है, क्या है इस चीज को लेकर के यहाँ पे क्रिएशन किया गया है। इसके बाद हम बात करें बेस्ट एक्टर को लेकर के, तो विजय सेतुपति को मिला है द सुपर डिलक्स तमिल मूवी के लिए। बेस्ट सिंगर की हम बात करें मेल, बी प्राक को केसरी मूवी के लिए मिला है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर तो सावनी रविंद्रा को मिला है बारदो मराठी मूवी के लिए। तो ये जानकारी आप लोगों को कुछ होनी चाहिए, इसके बारे में मैंने यहाँ पे ये लिस्ट कंप्लीट दे रखी है आपको। चलिए बात करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ाने की, यहाँ पे बात की गई है। वैसे भी ये बहुत ऊपर जाते हुए दिख रहा है, ऐसा कहा गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ऐसा कहा गया है कि भाई कि पिछले 5 साल के अंदर हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बूम पे रहा है, लगभग 334% के आसपास हमें जंप देखने को मिली है।
लगभग अभी तक हमने 75 कंट्रीज को एक्सपोर्ट किए हैं अपने आर्म्स को लेकर के, जो कि एक बेटर क्वालिटी को डिफाइन करता है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। क्लियर। और इसमें राजनाथ सिंह जी का ये भी कहना है कि हमारे इस डिफेंस एक्सपोर्ट को हमें और आगे बूम पर लेकर के जाना है। 2024 तक हमारा सरकार का लक्ष्य है कि 5 बिलियन जो डॉलर का हमारा लक्ष्य है आत्मनिर्भरता स्कीम के तहत, इसको हम लेकर के जाएंगे। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिफेंस एक्सपो देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर में भी मेंशन किया है, गांधीनगर गुजरात के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये कौन से नंबर का होगा इसके बारे में यहाँ पे अगले वाली स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है। द डिफेंस एक्सपो 12th नंबर का होगा, 2022 के अंदर गांधीनगर गुजरात में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो इज अ फ्लैगशिप बाय एनुअल इवेंट। तो बाय एनुअल का मतलब हर 2 साल के अंदर इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, एवरी 2 ईयर्स में इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा शो केसिंग की जाती है भाई, है ना, जिसमें लैंड नेवल एयर जो एक्सरसाइज होती है इसका एग्जीबिशन हम लगाते हैं, हमारी पावर को बताते हैं कि कितना हम आगे बढ़ चुके हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। द एम ऑफ द डिफेंस एक्सपो 2022, देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि डिफेंस के अंदर क्या लेकर के आना, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिफेंस ही लेकर के आना, ये बात की जा रही है। और हमारे एक्सपोर्ट के रीच को हम बढ़ाएंगे, 5 बिलियन डॉलर डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट बाय द 2024, यहां पे सरकार का लक्ष्य है। इसके अलावा आपसे एक और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि लास्ट जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो कहां पे हुआ था, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश 2020 के अंदर इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज कराया गया था। चलिए अब आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन है ना, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से आंसर्स कर रहे हैं भाई, बहुत खुशी हो रही है कि जो भी मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्वेश्चन करता हूं, आप लोग उसका बराबरी से मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, है ना, और सभी के आंसर्स बिल्कुल सही हैं भाई। जहां पे मुझे लगेगा मैं उसका बकायदा रिप्लाई आपको करूंगा। तो अगला क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि पहला भारत का डिफेंस एक्सपो कब और कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए आगे हम बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में किस देश के अंदर वहां की आर्मी के द्वारा मिलिट्री कू या आर्मी कू कर लिया गया है, तो आंसर है सूडान, है ना। कल के दिन आपको ये सारा चीज देखने को मिला है। अब इसके आगे भी हमें अब पता चलता रहेगा 1-2 दिन के अंदर कि क्या होने वाला है सूडान की राजनीति के अंदर, सूडान के अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिलने वाली हैं। अब सूडान के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूडान कहाँ पे लोकेटेड है। ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये है सूडान जो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल रहा है। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है खार्तूम। ध्यान रखेंगे, सूडान से एक और कंट्री अलग हुई थी जिसका नाम है साउथ सूडान, है ना। साउथ वाला जो सूडान है ये इससे अलग हुआ, इसलिए इसको हम साउथ सूडान कहते हैं। और ये वही साउथ सूडान है जो 2011 में, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, 2011 में यूनाइटेड नेशन का लास्ट यानी 193rd नंबर का ये क्या बना, लास्ट मेंबर कंट्री ये बना है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साउथ सूडान की बात कर रहा हूं, लेकिन यहां पे मिलिट्री कू कहां देखने को मिला है, तो सूडान के अंदर देखने को मिला है, ना कि साउथ सूडान के अंदर। आगे बात कर लेते हैं, ये एक लैंग्वेजेस यहाँ पे चलती है अरेबिक लैंग्वेज, और सुडानिश यहाँ की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, अरब पॉपुलेशन बोला जाता है जिसके बारे में। और गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी यहाँ पर हमें देखने को मिली, लेकिन अभी हमें मिलिट्री कू देखने को यहाँ पे मिला है। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर की सीट वैकेंट है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया किसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हमदोक को अरेस्ट कर लिया गया है यहाँ की आर्मी के द्वारा, और यहाँ पे पूरे तरीके से मिलिट्री का शासन हो गया है। क्लियर। यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट की बात करें तो अब्दुल फतेह अल बुरहान यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट है, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट आता है। लेजिस्लेचर की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिशनल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट है। करेंसी की बात करें तो सुडानिश पाउंड यहाँ की करेंसी है, जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए इसके बाद में हम लोगों ने ये वाले मैटर को तो पेज में ही कवर कर लिया था कि ईरान एक मीटिंग को होस्ट करने जा रहा है जो कि अफगानिस्तान के अंदर
अफगानिस्तान के हालात को लेकर के, वहाँ की पीस, वहाँ की हंगर पावर को लेकर के, हंगर जो इंडेक्स है उसको लेकर के ये कुछ एक्शन लेना चाह रही है या मीटिंग करना चाह रही है, इसको लेकर के यहाँ पे कवर अप किया गया है। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि चाइना, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया जैसे देश यहाँ पे, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स इस समिट के अंदर देखने को मिलेंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अब आप लोग को यहाँ पे इंडिया वर्ड क्यों नहीं सुनने को मिल रहा है, बिकॉज क्योंकि अभी हाल ही में एक ग्रुप आपको क्रिएट होते हुए दिखा होगा 2 दिन पहले, जिसको हम क्वाड ग्रुप कहते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी ईरान के मन में इंडिया को लेकर थोड़ी सी नाराजगी है। नाराजगी जताते हुए ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि अभी क्वाड जो है, वेस्टर्न एशिया क्वाड जो अभी रिसेंटली बनाया गया है, इसराइल, यूएई, यूएस और इंडिया को मिला करके, कहीं ना कहीं उससे नाराज है ईरान। इसके अलावा कुछ खास नहीं है इस आर्टिकल में। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं, है ना। और आप लोग बराबरी से इस चीज के आंसर्स करते जाइए। जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं कमेंट बॉक्स में आप उनका रिप्लाई करिए, और अपना सजेशन भी बिल्कुल साथ साथ में देते चलिए भाई कि क्या और इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। मैं आपको हर बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यदि आपको अपने लेवल पे कुछ इम्प्रोवाइज करने का लगता है कि ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, है ना, की प्रोवाइड करूँ, ताकि आपके अच्छे तरीके से की नोट्स जो हैं वो बन सकें, है ना। तो इसके लिए प्लीज़ मुझे आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, आपके कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही, है ना। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।